दोस्तों नमस्कार। एनसीईआरटी सीरीज में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों कक्षा 10 की एनसीईआरटी हम पढ़ रहे थे, उसी में जो आपका प्रथम अध्याय है उसी का अध्ययन हम लोग कर रहे थे, तो उसी सीक्वेंस को हम आगे बढ़ाते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले अभी जो हमारा चल रहा है मेवाड़ का इतिहास चल रहा है। मेवाड़ के इतिहास में राणा सांगा तक की कहानी को हम पढ़ चुके थे, तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं और इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए हम उस पॉइंट पर चलेंगे जो आगे का हमारा तथ्य है। दोस्तों राणा सांगा, हम राजस्थान मेवाड़ हिस्ट्री पढ़ रहे थे, आपको पता हो तो मेवाड़ का इतिहास एनसीईआरटी के अंदर हम पढ़ रहे थे। मेवाड़ इतिहास जैसा कि मैं आपको अवगत करा दूं कि राजस्थान का दक्षिणी एरिया जिसे मेवाड़ क्षेत्र जो बोला जाता था, हाँ कंप्लीटली दक्षिणी भी नहीं बोल सकते, लेकिन ये बातें बेसिक बातें जो आपको शुरू में बताई गई है। हम सीक्वेंस में पढ़ रहे थे दोस्तों, सीक्वेंस में महान शासकों में जब नाम आ रहा था तो इन्हीं महान शासकों में सबसे पहले आपने महाराणा कुंभा को पढ़ा था। कुंभा के बाद दोस्तों एक छोटे अंतराल के बाद में हमने महान शासक के रूप में राणा सांगा को पढ़ा था। जी हाँ, राणा सांगा को, राणा सांगा के तमाम युद्धों को हमने अच्छे से बारीकी से समझ लिया था। राणा सांगा चल बसते हैं, राणा सांगा का देहांत हो जाता है, मांडलगढ़ में उनकी छतरी स्थापित हो जाती है और मांडलगढ़ में ही उनका संस्कार होता है। मांडलगढ़ वर्तमान में भीलवाड़ा में मेवाड़ पर स्थित एक जगह है मांडलगढ़ जिसका नाम है। अब आगामी शासक जो आते हैं राणा सांगा के बाद में दोस्तों एक बार सत्ता फिर से थोड़ी सी डगमगाती है। राणा सांगा की मृत्यु के बाद में एनसीईआरटी में जिसका उल्लेख तो खैर नहीं है, एक बार के लिए सत्ता पूरी बिगड़ जाती है। रानी कर्मावती का साहस सामने आता है इतिहास के अंदर। हुमायूं जैसों को पत्र लिखे जाते हैं सहायता के लिए। गुजरात का बहादुर शाह बार बार अटैक करता है और वो मेवाड़ की नाक में दम करने का प्रयास करता है, रणथंभौर को अधीन कर लेता है, लेकिन दोस्तों उसकी भावनाएं तृप्त नहीं होती है, तो फिर वो मेवाड़ पर फिर से अटैक करता है और मेवाड़ के अंदर हो जाता है जौहर, मेवाड़ के अंदर हो जाता है केसरिया। बाघ सिंह जी केसरिया करते हैं। उसके बाद में रानी कर्मावती जौहर कर लेते हैं और उसके बाद में कहानी एक नया मोड़ लेती है। विक्रमादित्य चला जाता है। विक्रमादित्य के बाद में आपको पता है दोस्तों दासी पुत्र का यहाँ पर राज चलता है। बनवीर आता है, तुलजा भवानी जैसे मंदिर का निर्माण भी करवा के जाता है, लेकिन उस हिस्ट्री का उल्लेख आपके एनसीईआरटी में नहीं है। तो मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि दोस्तों एनसीईआरटी का ही पैटर्न ध्यान रखेंगे, लेकिन इसके अलावा मेवाड़ इतिहास आपको ऑलरेडी करवा भी रखा, और भी समय मिले तो और अपडेट तरीके से आपको करवाऊंगा। तो अब हम बात करते हैं राणा सांगा के पश्चात महान शासक, तो आप नहीं कह सकते, उदय सिंह का जिक्र आता है। दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि मेवाड़ के हिस्ट्री में राणा सांगा और प्रताप के बीच में यदि उदय सिंह नहीं होता तो मेवाड़ का इतिहास और भी उज्जवल और प्रबल होता। आपको बता दूं महाराणा उदय सिंह का शासनकाल 1537 से लेकर 1572 तक महाराणा उदय सिंह का शासनकाल रहा। माता कर्मावती ने बहुत वीरता के किस्से सुनाए थे, बहुत वीरता के पाठ पढ़ाए थे उदय सिंह को। जिस प्रकार एक वीर होना चाहिए उस प्रकार की वीरता इतिहासकार उदय सिंह की लिखते नहीं है कि वास्तव में था या नहीं, लेकिन स्टार्टिंग का जीवन बड़ा ही पेचीदा रहा है। दोस्तों बनवीर मारना चाहते हैं उदय सिंह को, तो इनकी रक्षा करती है पन्नाध्याय। आप देख रहे दोस्तों एक गुर्जर जाति की महिला पन्नाध्याय, उस पन्नाध्याय नामक महिला ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर, जो छोटी क्लास में आप इनके किस्से सुनते हुए आ रहे हैं, पन्नाध्याय ने चंदन का बलिदान देकर महाराणा उदय सिंह की रक्षा की। महाराणा उदय सिंह को मेवाड़ के महलों से बचाया और यहां से बचाते हुए सुरक्षित इनको कुंभलगढ़ पहुंचा दिया। याद रखना है, इन महाराणा उदय सिंह को पन्नाध्याय की सहायता से कहां पहुंचा दिया जाता है, तो दोस्तों इन्हें पहुंचा दिया जाता है कुंभलगढ़ में, और कुंभलगढ़ में यहां इनको सुरक्षित रखा जाता है। और दोस्तों कुंभलगढ़ के अंदर ही यहीं पर इनका 1537 के अंदर होता है राज्याभिषेक। याद रखने वाला फैक्ट है, 1537 में ही इनका राज्याभिषेक हो जाता है। लेकिन दोस्तों एक बच्चा है, बच्चा तो होनहार शासक नहीं हो सकता। उसी दौरान मारवाड़ के अंदर जब बराबर में समकालीन शासक थे वो राव मालदेव थे। मारवाड़ वाले महाराणा नहीं लगाते हैं, राव लगाते हैं। मारवाड़ के राव मालदेव थे, तो मालदेव ने सोचा यार देखो एक राजपूत को दूसरी राजपूत की सहायता करनी चाहिए,
क्योंकि राणा सांगा ने भी तो पाती परवन प्रथा का यूज किया था। राणा सांगा जो इनके पिताजी हैं उदय सिंह के, वो भी अपने आप में एक महान शासक थे। और मालदीव जैसे तो उनके जो सेना में आया करते थे, खानवा युद्ध के अंदर भी तो मालदीव आया था 4000 की सेना लेकर, बेचा था ना। तो वही बात थी। तो उस बात का समझते हो कि यार पिताजी प्रभावशाली थे, बाप का कई बार छत्र छाया होती है ना, तब भी इंसान का थोड़ा सा जीवन और अच्छा होता है। तो दोस्तों राव मालदेव ने प्रयास किए, बोले मैं भी एक सहायता कर देता हूं, आपको पता हो तो 1540 में एक युद्ध हुआ था, मावली का युद्ध, आपको पता हो तो। मावली का जो युद्ध हुआ था, बनवीर का काम सफाया हो जाता है, बनवीर की पूरी खटिया खड़ी हो जाती है। 1540 में मावली के युद्ध में सहयोग किया था राव मालदेव ने, किसका? उदय सिंह का किया था। इस बात का आपको पता होना चाहिए। और मेवाड़ की पैतृक सत्ता इन सब के हाथ में वापस आ जाती है। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, अब जरा आप देखना मेरी स्टोरी को किस प्रकार से नया मोड़ ले रही है। यहां पर क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है मारवाड़। मैं से मारवाड़, इसी मारवाड़ के शासक थे जिनका नाम था मालदेव। अब दिक्कत कहां आ रही है? इस मेवाड़ की। इस मेवाड़ के अंदर अभी सत्तारूढ़ होकर बैठा है, जो सत्ता लेकर बैठा है उसका नाम क्या है? बनवीर। दासी बेटा था, इसका कोई हक नहीं था, बनवीर लेकर बैठा है। जबकि इस मेवाड़ का, ये जो आप मेवाड़ देख रहे हो, इस मेवाड़ का वास्तविक शासक होना कौन चाहिए दोस्तों? यहां पर शासक जो वंशज वारिस जो बचा हुआ है उदय सिंह है, उदय सिंह होना चाहिए। तो राव मालदेव ने निर्णय किया कि मैं उदय सिंह की क्या करूंगा? मैं उदय सिंह की करूंगा सहायता। सहायता स्वरूप फिर क्या हुआ? राव मालदेव और उदय सिंह दोनों आपस में मिल जाते हैं और दोनों आपस में मिलकर ठोकते हैं दोस्तों बनवीर को। और यहां पर इन दोनों के बीच में एक युद्ध हो जाता है और उस युद्ध को मावली का युद्ध कहा जाता है। याद रखें, मावली का युद्ध हो जाता है। ये मावली का जो युद्ध है 1540 के अंदर हुआ। कब हुआ? 1540 में। सवाल ये भी उठेगा, जो आपकी एनसीईआरटी बताती है मावली नामक स्थान कहां है? ये उदयपुर में। इस मावली का जो युद्ध हुआ था, इस मावली के युद्ध में बनवीर का सफाया कर दिया। आप ये कह सकती हो बनवीर की हत्या कर दी जाती है। वैसे हत्या शब्द होती है, निर्दोष को बोलते हैं, लेकिन एनसीईआरटी बोल रही है तो हमें बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की कोई दोहराई नहीं है। तो हम भी दोस्तों निसंकोच होकर इन शब्दों का प्रयोग करेंगे और आराम से बेझड़क होकर बोलेंगे, इसमें हमें कोई टेंशन की बात नहीं है। जैसे ही दोस्तों 1540 के अंदर मेवाड़ क्षेत्र पूरा, जो उदयपुर तो भी बसा ही नहीं है, पूरा क्षेत्र कस्बा इन्हीं के पास आ जाता है। तो अब उदय सिंह, देखो कहते हैं कि उदय सिंह ये उपकार भूल गए थे बाद में कि मालदेव ने भी उनका सपोर्ट किया था, सहयोग किया था। ये उदय सिंह जो आप देख रही हो, यही उदय सिंह दोस्तों 1559 में एक नगर की स्थापना करते हैं। उस नगर का नाम है उदयपुर नगर। मैं आपको बता देना चाहता हूं, उदयपुर नगर की ये स्थापना करते हैं। मैं आपको एक सुंदर सी बात और बताता हूं, जिसको जानकर आपको अति हर्ष होगा, आपको बहुत ही खुशी होगी। देखो दोस्तों, इन मेवाड़ के शासकों का एक बहुत अच्छा केंद्र रहा है गोगुंदा। नाम तो आपने सुना ही होगा। गोगुंदा महाराणा प्रताप के जीवन में भी इंपॉर्टेंट रहा है, उदय सिंह के जीवन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। देखो यहां से एक नदी निकलकर आ रही थी और नदी तो आपको पता है दोस्तों, बड़ी बड़ी सभ्यताएं इस नदी के ऊपर इस प्रकार से बसी हुई है। आप देख रहे हैं आपके सामने है एक नदी। इस प्रकार से ये जो पहाड़ी मैंने आपके सामने बनाई है दोस्तों, इस पहाड़ी का नाम है गोगुंदा की पहाड़ी। आप जरा ध्यान देना, ये बहुत मोस्ट बात बताऊंगा, पूरी स्टोरी आपको यहीं पर याद हो जाएगी। इस गोगुंदा की पहाड़ी की लोकेशन उदयपुर में। गोगुंदा की गोगुंदा की पहाड़ी जो आप देख रहे हैं, गोगुंदा की पहाड़ी से जो नदी निकलकर आ रही है, इस नदी का नाम है आयड़ नदी। ठीक है सा, कोई दिक्कत की बात नहीं। नदी का पानी, नदी बारहमासी तो है नहीं, पानी बार बार सूख जाता है। पानी बार बार सूख जाता है तो सोचा इस क्षेत्र में नगर बसाएं। उदय सिंह ने सोचा उनके लिए पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। इसी नदी को चारों तरफ से बढ़िया तरीके से और खुदाखुदी खाड़ा खोद के, लो जी बोल दिया मैंने, बना दी एक झील। 1559 में एक झील का निर्माण कर देते हैं महाराणा उदय सिंह। दोस्तों 1559 में एक झील का निर्माण होता है और इस झील का निर्माण है, उदय सिंह ने झील बनवाई है, तो जायज सी बात है इस झील का नाम भी
उदय सागर झील रखवाया जाएगा। इसी के साथ ही एक नगर की स्थापना कर दी जाती है और वो नगर है उदयपुर नगर। तो उदयपुर नगर और झील एक साथ ही नगर बनाया, पानी की तो व्यवस्था होनी चाहिए, पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। और दोस्तों इसी उदयपुर को बना दी जाती है मेवाड़ की तत्कालीन राजधानी। इसी को क्या बना दी जाती है, महाराणा उदय सिंह के द्वारा मेवाड़ की बना दी जाती है राजधानी। बन गई राजधानी, झील बन गई। और तो और क्या काम करेंगे, थोड़ी दूर बता देता हूं, थोड़ी दूर पास में यहीं पर एक जगह है मोती मगरी के नाम से, छोटी छोटी पहाड़ियां हैं दोस्तों, छोटी छोटी पहाड़ियां हैं जिन्हें बोलते हैं मोती मगरी। क्योंकि देखो ज्यादा उस पर इसलिए नहीं बोल सकता, फतेह सागर झील भी मैं बोल सकता हूं लेकिन नहीं बोलूंगा क्योंकि फतेह सागर झील अभी बनी नहीं है। छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, अरे उन्हीं छोटी छोटी पहाड़ियों को जिस नाम से जाना जाता है उसका नाम है मोती मगरी। याद रखना है, मोती मगरी की पहाड़ी वर्तमान में तो फतेह सागर झील किनारे है, लेकिन दोस्तों उस टाइम फतेह सागर झील अभी बनी नहीं है तो आप इसको कैसे सेट कर सकते हो, लेकिन उस टाइम सिर्फ मोती मगरी थी। इस मोती मगरी में महलों का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। याद रखने का फैक्ट है, महलों का निर्माण किसने करवाया था, महलों का निर्माण भी उदय सिंह ने करवा दिया। ये भी एनसीईआरटी में हमें उल्लेखित मिलती है जानकारी। सुंदर और बताया है, सुंदर महलों का निर्माण करवाया था, ठीक है, करवा दिया। अब एक घोर समस्या का आगमन होता है। ये तो आपको इतनी सारी बात तो आपकी खोपड़ी में आ गई होगी, मेरा दिल और नहीं कहता, मन भी कहता है कि ये तो आपको पूरी ये बातें तो आपकी पूरी दिमाग के अंदर आ गई। अब एक घोर समस्या आ गई, बताऊं, देखो चित्तौड़ के अंदर एक पठार है बड़ा सारा, इस तरह से आपने देखा चित्तौड़ में एक पठार है बड़ा सारा, और उस बड़े सारे पठार का नाम है मेसा का पठार, 615 मीटर 20-15। देखो क्या देखना है, पठार, इस पठार को बोला जाता है दोस्तों मेसा का पठार। मेसा का पठार, इस मेसा के पठार पर एक भव्य, एक अद्भुत, राजस्थान का गौरव कहलाने वाला एक शानदार इस पे एक फोर्ट विराजमान। अब अपने अपने हिसाब से बनाएंगे। ये लो, यहां पर एक दुर्ग विराजमान है और उसी दुर्ग का नाम है चित्तौड़। अब चित्तौड़ में सत्ता चल रही है दोस्तों, चित्तौड़ में राज चल रहा है उदय सिंह का बढ़िया वाला। और इनके समकालीन यदि आप दूसरी तरफ देखते हो तो दोस्तों आगरा दिल्ली की सत्ता जो थी, यानी मुगलिया जो काल चल रहा था, मुगल राज चल रहा था, वो किसके पास में है, समकाल यानी कि सामने जो यहां पर है वो है मुगल शासक। और उनके दो केंद्र अलग अलग मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, एक का नाम तो है आगरा और दूसरे का नाम है उस टाइम दिल्ली। और दोनों ही केंद्रों में जिसकी सत्ता चल रही है वो कौन हो जाएगा, अकबर। अकबर ने निर्णय किया कि पूरा मेवाड़ मेरा होना चाहिए दोस्तों। 1567 के अंदर इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने भेज दी एक सेना और इन्होंने चित्तौड़ पर कर दिया आक्रमण। ये आक्रमण कब होता है, 1567 में। यह आक्रमण कब हुआ दोस्तों, 1567 में आक्रमण हुआ। उस दौरान हमारे यहां का शासक जो थे मेसा के पठार, यहां जो शासक थे उदय सिंह थे, इनके पुत्र, जबकि यहां पर महाराणा प्रताप भी साथ थे। कहते हैं कि उदय सिंह को सरकारों ने दे दी सलाह, यानी सरदारों ने, इनके साथ सरदार रहा करते थे, इनको दी सरदारों ने सलाह। सरदारों की सलाह मिल गई, बोला साहब आप तो जाओ दूसरे क्षेत्र में, जनता का नुकसान हो जाएगा, हम यहां पर संभाल लेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तब कहते हैं कि दो व्यक्तियों ने विश्वास दिलाया कि हम इनको रगड़ देंगे, चिंता ही मत करो। जबकि मैं आपको 6-7 व्यक्ति बता सकता हूं, लेकिन 2 व्यक्ति एनसीईआरटी बता रही है। कहती है कि उन सलाहकार में 2 व्यक्ति थे, एक का तो नाम था जयमल राठौड़, ये भी अपने आप में प्रभावी था,
मेड़ता क्षेत्र से आया हुआ था, इसको मेड़तिया भी बोला जाता है। एक था पत्ता सिसोदिया, याद रखना है, पत्ता पत्ता सिसोदिया बोल दो, पत्ता चूड़ा बोल दो, एक ही बात है। क्योंकि ये कुंवर चूड़ा जो है ना, शपथ ली थी कि बोले आज के बाद राजा नहीं बनेंगे, सुलुम्बर जिनका था वही है ये। पत्ता सिसोदिया भी बोलते हैं, चूड़ा भी बोलते हैं, एक ही बात है, सुलुम्बर वाले हैं। अब ये दो विश्वास दिलाते हैं उदय सिंह जी को, उदय सिंह जी आप जाओ, आप टेंशन मत लो, आप यहां से गोगुंदा चले जाओ, हम यहां पर संभाल लेंगे, पूरा पूरा विश्वास दिलाते हैं। इन दोनों ने विश्वास दिलाया। लेकिन दोस्तों ये अकबर पूरी तैयारी के साथ आया था, 1567 में आक्रमण किया, लेकिन 1504 महीने तक यहां पर आक्रमण किए रखा था, आपको पता हो तो। हाँ, 4 महीने तक आक्रमण किए रखा। लेकिन युद्ध की स्टोरी बहुत लंबी है। संग्राम नामक बंदूक लेकर आया था, राजस्थान में बंदूकों से पहला आक्रमण था, ये किसी किले पर जो हुआ हो। लेकिन दोस्तों ये कहानी आपके एनसीईआरटी में नहीं है। युद्ध हुआ, उस युद्ध के दौरान, युद्ध भूमि के अंदर ही, इसी किले के दौरान ये दोनों वीर गति को प्राप्त हो गया। एनसीईआरटी ने एक महान व्यक्ति को बीच में छोड़ दिया है, कल्लाजी राठौड़, 4 हाथों वाले देवता बोलते हैं, जयमल का भतीजा था, मीराबाई का भाई है, ये यहां पर आया हुआ है। पत्ता सिसोदिया सबने यहां पर केसरिया किया। पत्ता की पत्नी फूल कंवर थी, जिन्होंने यहां पर जोहर कर लिया था, आपको पता हो तो। दोस्तों आखिरकार ये वीर जो थे, बहुत सारे लोग थे, कहते हैं, कहानी जो मैं आपको बताता हूं, हल्की सी बताता हूं। जब अकबर ने आसपास आक्रमण करने शुरू किए, अफवाहें फैली, तो जनता भाग भाग के सारी किले में आ गई। 30 से 25 हजार जनता थी उसके अंदर आ गई। और इस अकबर ने एक काम गलत करवा दिया, उस जनता का कत्लेआम करवा दिया था, जिसे फतेहनामा बोला जाता है। ये अकबर की जिंदगी की बहुत बड़ी भूल थी, अकबर ने यहां पर गलत पंगा ले लिया था, ये ही अकबर को कलंकित करती। फिर इन दोनों की वीरता के किस्से सुने अकबर ने, बोले यार ये काम तो मैंने गलत कर दिया। फिर इन दोनों की वीरगति के पश्चात अकबर ने इस आगरा किले के अंदर, ध्यान रहे दोस्तों, इस आगरा किले के अंदर जयमल और पत्ता की, जयमल व पत्ता की गजारूढ़ पाषाण प्रतिमाएं बनाई। गजारूढ़ पाषाण प्रतिमाएं बनाई, पाषाण प्रतिमाएं बनवाई। इसका मतलब क्या है? गजारूढ़ का मतलब होता है हाथी पे सवार, हाथी पे बैठा के। और आप देख रहे हो पाषाण, पाषाण का मतलब होता है पत्थर पे, मतलब पत्थर की मूर्तियां होंगी। गजारूढ़ पाषाण प्रतिमाएं बनाई थी। तो इस प्रकार से यह कार्य हुआ था और ये छोड़ के यहां से चले जाते हैं। तो उदय सिंह के बारे में कहानी तो लंबी चौड़ी खूब सारी मिलती है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी के अंदर इस प्रकार की कहानी मिलती है। दोस्तों अब हम जिस राजा की बात करेंगे कि जननी जन तो एड़ा जन जेड़ा राणा प्रताप, नहीं तो रे जे बांजड़ी मत गवांजे रे थारो नूर। क्या जननी जन तो एड़ा जन जेड़ा राणा प्रताप, अकबर सुतो ओज कर जान शिराना सांप। इतना खतरनाक आदमी है दोस्तों। कह मायड़ जन तो एड़ आजन जेड़ा सूरवीर और दरतार, नहीं तो रेजे बांजड़ी मत गवांजे रे थारो नूर। कहते हैं कि राणा प्रताप ही है। राणा प्रताप के बारे में दोस्तों वैसे मेरे बहुत कुछ बताने की इच्छा है, बहुत कुछ गाने की इच्छा है, लेकिन कभी एक अच्छी फुर्सत के टाइम में गाएंगे। एनसीईआरटी सीमित बातें बताती है, फिर ज्यादा बोलूंगा तो एनसीईआरटी का तो महत्व नहीं रहेगा। तो दोस्तों हम जिन शासक की बात करने आपके बीच में जा रहे हैं, जिनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो दोस्तों वो है आपके महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप को कौन नहीं जानता दोस्तों? महाराणा प्रताप को सभी जानते हैं। आपके सामने महाराणा प्रताप जी विराजमान है। जरा महाराणा प्रताप के बारे में मैं चर्चा कर लेता हूं। महाराणा प्रताप, पहली बात जो इसमें दी हुई है, महाराणा प्रताप सिंह जी क्या बोलता है शासनकाल। महाराणा प्रताप का शासनकाल जो है दोस्तों 1572 से लेकर 1597 तक का है। एक गजब की बात है, इनका जन्म 1597 विक्रम संवत में हुआ था। अब वो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, कौन किससे कितना आगे पीछे, ये चीजें आपको सारी पता होनी चाहिए। देखो महाराणा प्रताप के जन्म के बारे में भी बात चलती है, जन्म के बारे में बात आती है तो क्या क्या आप बोलोगे? महाराणा प्रताप का जो जन्म है दोस्तों, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। कहां पर हुआ था? बादल महल में हुआ था। इसके अंदर वो कचहरी का नाम आता है, कोई बात नहीं। बादल महल कहां पर? बादल महल दोस्तों आपके कुंभलगढ़ में। बादल महल कुंभलगढ़ में जन्म इनका हुआ था। तारीख दे रखी है, लेकिन फिर भी आप दोस्तों कुछ बातें मेरे से रहा नहीं जाएगा, लेकिन मैं बताऊंगा। ज्येष्ठ
शुक्ल तृतीया, ये भी जरूर आप याद कर लेना। इनका जन्म जो है कुंभलगढ़ में हुआ, क्योंकि यदि आप हिंदी कैलेंडर के हिसाब से मानोगे तो आपको ये मानना पड़ेगा, यदि आप ग्रिगोरियन कैलेंडर मानोगे तो आपको 9 मई 1540 मानना पड़ेगा। दोनों कैलेंडर आपके सामने हैं। महाराणा प्रताप के जीवन में बड़ी चुनौती थी। एक तरफ आप देख रहे हैं कि महाराणा प्रताप जो है, एक तरफ तो इनके पिताजी की मृत्यु हो चुकी है। इनके पिताजी जो थे महाराणा उदय सिंह जो थे, वो क्या चाहते हैं? उदय सिंह चाहते हैं कि उनका जो उत्तराधिकारी है वो जगमाल बने। उदय सिंह जो क्या चाहते हैं, उदय सिंह ने उत्तराधिकारी जिसे चुना, उदय सिंह ने उत्तराधिकारी चुना वो जगमाल को चुना। बोला जगमाल बेटा बनेगा मेरा, योग्यता नहीं है, हक राणा प्रताप का है, योग्यता राणा प्रताप की है। जगमाल को चुना। रानी सा के संपर्क में आने के बाद रानी के कहने पर, रानी ने कह दिया तो ठीक है, हाँ ठीक है। रानी के कहने पर दोस्तों इस प्रकार से जगमाल को घोषणा कर दी कि इसको गद्दी पर बिठा दिया। सामंत और सरदार मुकर गए, इन्होंने मना कर दिया और कहते हैं कि तलवार बांधी जाती है कमर पर, तलवार बांधने के लिए ब्राह्मण जो आए मना कर गए, बोले हम कोई तलवार तो नहीं बांधेंगे, इसकी तो नहीं बांधेंगे। राणा प्रताप को यानी कि चुड़ावत साहब ने कहते हैं कुर्सी से हाथ पकड़ के नीचे उतार दिया था। जगमाल को बोले तू क्या है, तेरी क्या औकात है, तू क्या बनेगा? राजा तो हमने लोडी चुन रखा है, राजा तो हमारा राणा प्रताप है, राणा प्रताप को हमने चुन लिए। राणा प्रताप ने भी कहा कि यार रहने दो, बहसबाजी मत करो, कोई बात नहीं, आप मेरा मान सम्मान करते हो। लेकिन अब क्या है, राणा प्रताप के सामने भाई दो रास्ते हैं। एक तो ये है कि जैसे शक्ति सिंह जैसे राणा अकबर के दरबार में भागा भागा चला गया, या तो उसकी तरह जाके अकबर की सेवा में लग जा, सुविधा से जीवन जी, बढ़िया तू कूलर पंखा लगा के बढ़िया मस्ती से जी। दूसरा की तरह को संघर्ष का रास्ता चुनना पड़ेगा। जगमाल को हटाएगा तो साहब तेरे दंगे होंगे, तेरे घर में शापे होंगे, तगड़े तगड़े करने पड़ेंगे। और दूसरा यदि वो अकबर की शरण में चला गया जगमाल भाग के, एक भाई तो गया, दूसरा और चला जाएगा, फिर इसकी जिंदगी में शापे होने शुरू हो जाएंगे। तो भाई शापे तो थे। राणा प्रताप ने कहा कि मैं संघर्ष कर सकता हूं, मैं भूख मर सकता हूं, प्यास मर सकता हूं, लेकिन दोस्तों इस तरह की मैं गुलामी वाली जिंदगी तो कहीं जीऊंगा नहीं। जिएंगे तो शान से जिएंगे, वरना कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फिर यहां पर संघर्ष का रास्ता राणा प्रताप चुन लेते हैं और सामंतों और भीलों का एक गुट बनाते हैं। अब मैं आपको साथ साथ के फैक्ट हैं साथ साथ बताता रहूंगा, सुंदर सुंदर फैक्ट है। राणा प्रताप के पास में बराबर जो फोटो होती है दोस्तों, कॉन्फिडेंस बहुत शानदार आता है ना। तो मैं राणा प्रताप की फोटो आपके सामने रखूंगा और आपको राणा प्रताप देख देख के आपके जीवन में, आपके दिल में कॉन्फिडेंस आता रहेगा और आप कॉन्फिडेंस लेते रहना। तो हम शुरू करते हैं दोस्तों राणा प्रताप को। जैसे ही राणा प्रताप ने संघर्ष के जीवन को सुना, जैसे ही राणा प्रताप ने संघर्ष का जीवन चुन लिया था, तो अब राणा प्रताप एक करते हैं, सामंतों और भीलों का एक गुट बनाते हैं। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, सामंतों व भीलों का एक गुट बनाया। गुट समझते हो क्या? इन्होंने सामंतों और भीलों का गुट बना दिया, बहुत अच्छी बात है। सामंतों और भीलों का गुट बना के कहा कि अपन सबको एक होना पड़ेगा। प्रताप ने इनको अपनी सैन्य रक्षा के अंदर एक अच्छा तो इनको पद दिया, बोला कि इतना मान सम्मान आज तक भीलों को किसी राजा ने नहीं दिया था। इनसे पहले महान राजा आके जा चुके हैं, लेकिन दोस्तों सामंतों को और भीलों को सर्वोच्च सम्मान दिया। सामंतों और भीलों को सर्वोच्च सम्मान दिया। इंसान दोस्तों सम्मान का भूखा होता है, दो ही चीज है, ये तो सम्मान का भूखा होता है या सम्मान का भूखा होता है। तो सामंतों और भीलों को सर्वोच्च सम्मान दिया। अब भाई दिया तो राणा प्रताप के प्रति जो भावना थी अच्छी तो पहले ही थी, और वो और अच्छी हो गई। राणा प्रताप के साथ मर मिटने के लिए सेना तैयार हो गई। बोला बस अब तो चाहे कुछ भी हो जाए। अब सामंतों और सरदारों ने भी अच्छे तरीके से संदेश देते थे, बोला राणा प्रताप जी आपकी सारी बात ठीक है, हमें ये लगता है कि हमें गोगुंदा छोड़ देना चाहिए। गोगुंदा में ठीक आपके पिताजी का दाह संस्कार हो गया, राजधानी रही है, आपका राज्याभिषेक भी हुआ है, सारी बात ठीक है। तो इन्हीं के कहने पर इन्होंने गोगुंदा से कुंभलगढ़ स्थानांतरण कर लिया।
अभी सारा कुछ ही आ गया, राजधानी भी आ गई, कुंभलगढ़ स्थानांतरित कर ली, कुंभलगढ़ स्थानांतरित कर लिया। चलो अब दूसरी बीच पास पास में 40 किलोमीटर का डिस्टेंस, दोनों आपस में पास पास कर लिया। अकबर चाहता है कि ये राणा अकबर की वीरता के राणा प्रताप की वीरता के किस्से अकबर हर दिन सुना करता था, क्योंकि अकबर के दरबार में कुछ राजपूत दरबार थे, अबुल फजल भी था, दुर्सहाड़ा भी था, पृथ्वीराज राठौड़ भी था। तो ये सब राणा प्रताप की वीरता के किस्से गाया करते थे, इनके बारे में बताया करते थे, क्योंकि वो सच्चे आदमी थे, सच्चे आदमी सच्ची बात बोलते थे। तो धीरे धीरे अकबर द्वेषता से देखता तो था कि यार मेवाड़ को अधीन करूंगा, लेकिन असल जिंदगी में राणा प्रताप का फैन हो गया था। बोले यार इस आदमी को तो अधीन करके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। अकबर को लगा ये तो चुटकियों का काम है, लेकिन चुटकियों बजा सकता है, लेकिन काम चुटकियों का नहीं है। जीवन भर प्रयास कर लेगा तो भी तेरा राणा प्रताप नहीं हो सकता है। अकबर चाहता है मेवाड़ उसके अधीन हो। अकबर क्या चाहता है? अकबर चाहता है मेवाड़ अधीन हो। अकबर चाहता है मेवाड़ अधीन हो, लेकिन दोस्तों ये सोच सकता है, लेकिन इतना जल्दी थोड़ी संभव है, नहीं संभव है। हालांकि समझौते और प्रयास तो किए, इसके लिए इन्होंने क्या किए? समझौते करने का प्रयास किए, समझौते का प्रयास किया, लेकिन वो प्रयास संभव नहीं हो पाया। अब दोस्तों 1572 से लेकर 76, ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात आपकी एनसीईआरटी कह रही है, मैं तो पर्टिकुलर टाइम बताता हूं। 1572 से लेकर 1576 तक राणा प्रताप को अधीनस्थ करने के लिए, राणा प्रताप को मनाने के लिए बार बार इन्होंने शिष्टमंडल भेजे। अकबर ने भेजे शिष्टमंडल। अकबर ने भेजे कौन से मंडल? अकबर ने भेजे शिष्टमंडल, जिसे शांति अभियान भी आप कह सकते हैं। इन्होंने डेट नहीं दी है, साल बता दिया, बोले 72 से 76 के बीच में भेजे। सबसे पहले एक आदमी को भेजा जिसका नाम था जलाल खां। इन्होंने सिर्फ जलाल खां बताया है, लेकिन आपको पूरा याद कर लेना है, पेपर में आने लायक बात है। एक दूसरा आदमी आया समझाने के लिए राणा प्रताप को, वो था मानसिंह कछवाया था, मानसिंह कछवाया को भेजा। तीसरा आदमी आया भगवान दास, मानसिंह के बापू थे भगवान दास या भगवान दास कछवाए, एक ही बात है, कोई अलग नहीं है, इसी का बाप है मानसिंह का। चौथा आदमी भेजा अकबर ने, जिनका नाम था टोडरमल, इनकम टैक्स ऑफिसर था अकबर का। बाकी बुद्धि में यह भी एक चतुर आदमी था। देखो ऐसे याद करना, 172 373, यानी 172 में आए, बाकी 373 में आए। रिजल्ट क्या रहा? ये चारों क्या राणा प्रताप को समझा पाए? नहीं, ये सारे के सारे फेल हो गए, ये सारे के सारे फेल है। राणा प्रताप ने कहा कि आप आइए यहां, चाय नाश्ता कीजिए, मैगी खाइए, नाश्ता कीजिए, बिस्किट खाइए, लेकिन आप लोग यहां पर मुझे गुलामी के लिए प्रेरित नहीं कर सकते। इन राजपूतों को तो बहुत बुरी तरह से लताड़ा था। बोले आपको अपने आप को राजपूत कहते हुए शर्म आनी चाहिए। आप जिस प्रकार सभी राजपूतों को बार बार प्रेरित कर रहे हो और कह रहे हो अकबर की गुलामी स्वीकार करो। राणा प्रताप ने मैसेज दिया, क्यों ना आप सब राजपूत होकर क्यों ना अकबर का विद्रोह करो ना, आप राजपूत शासन लेके हो ना वापस, आप में दम है तो, और आप उसकी गुलामी कर रहे हो। राणा प्रताप ने खूब लताड़ा। टोडरमल ने फाइनल जवाब किया, दे भाई साहब बात ऐसी है, हम तो नौकर आदमी है यार, आपका फाइनल डिसीजन बताओ क्या है। तो राणा प्रताप ने कहा मेरा फाइनल ये है कि अकबर जो चाहता है वो कर ले, युद्ध करना चाहता है तो युद्ध भूमि में बात कर लेंगे, जो चाहता है कर लेंगे, लेकिन ये राणा प्रताप हूं, भूख मरूं ची प्यास मरूं, पर हमारी मेवाड़ धरा आजाद रही, मैं तुम्हारी गुलामी स्वीकार करने वाला नहीं हूं। कह दे तेरे इजादे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को जाके, नहीं करूंगा मैं स्वीकार। अब इसके बाद में क्या था, राणा अकबर को गुस्सा है, बोले ऐसे इतनी है गड़ी, मैं दबाऊंगा उसको, पकड़ के लाऊंगा, मारूंगा नहीं, पकड़ के लाऊंगा। और पकड़ना राणा प्रताप हाथ आएगा कभी संभव ही नहीं है। राणा प्रताप को पकड़ने के लिए प्लान बनाएगा तो वही युद्ध करेगा। तो अब दोस्तों महाराणा प्रताप संधि करना चाहते नहीं थे, संधि नहीं करना चाहते, तो फिर दोस्तों फिर क्या हुआ, 1576 में एक युद्ध की योजना बनाई गई, मेवाड़ अभियान चलाया गया। और मेवाड़ अभियान 1576 में चलाया, बोला मेवाड़ के अंदर अभियान चलाओ और जो भी हो जैसे भी हो एक युद्ध किया जाए। और अब जो युद्ध होगा राणा प्रताप के सामने चुनौती वाला होगा, और उस युद्ध को नाम दिया जाता है दोस्तों हल्दी घाटी युद्ध।
राणा प्रताप ने झुके इसलिए दोस्तों 1576 में अजमेर दुर्ग के अंदर, अजमेर में हल्दी घाटी युद्ध की योजना बनाई। हल्दी घाटी युद्ध की योजना बनाई, बोला हल्दी घाटी का युद्ध करो और जैसे भी है राणा प्रताप को जिंदा पकड़ के लाओ, उसको तो मारना नहीं है, पकड़ के जिंदा लाओ उसको मेरे पास। ठीक है भाई, पकड़ के लाएंगे। अब पकड़ 2 आदमी को इसके लिए चयनित किया, एक तो था जगमाल कछवाए। अब भाई एक तरफ तो मेवाड़ और महाराणा अपने, ये लो जी मेवाड़ महाराणा राणा प्रताप जी आपके सामने मौजूद हैं। दोस्तों दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, दूसरी तरफ यहां पर था अकबर। अब अकबर जो था, अकबर खुद तो आया नहीं, एक तांत्रिक ने एक बार कह दिया था, एक मौलवी ने कह दिया था, भाई तू अकबर के सामने जिस दिन चला गया है ना, तेरी वो हड्डियां पसली निकाल देगा, तेरा वो कंकाल तंत्र बना देगा और तेरी बुरी तरह से तेरी हालत खराब कर देगा, इसलिए तो डिसीजन करना छोड़ दे, तेरे को कुछ नहीं करना है और तू फालतू की फनके करने छोड़ दे। अब दोस्तों राणा प्रताप जो थे, इन्होंने फैसला कर लिया कि मैं किसी भी तरीके से रुकने वाला तो हूं नहीं। हल्दी घाटी युद्ध की योजना बनाई, बोले ये लड़ने के लिए आ जाएंगे, वे तू लड़ने के लिए तैयार है तो आ जाएंगे। अब डिटेल तो बहुत लंबी चौड़ी ली, इसमें कम मिलती है दोस्तों। 18 जून 1576 को एक युद्ध होता है जिसे हल्दी घाटी युद्ध कहा जाता है। एनसीईआरटी के लिए कुछ जगह कुछ इतिहासकार 21 जून कहते हैं, लेकिन मैं आपको दोस्तों पूरी बात बताऊं, 18 जून तो श्रीवास्तव इतिहासकार के अनुसार, 21 जून गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। दोनों बात क्लियर। एनसीईआरटी कह रही है कि ऐसे से। ठीक है, हल्दी घाटी युद्ध की पूरी योजना हो गई योजना। इन्होंने एक शब्द का जिक्र किया है। अब ये तो युद्ध हो रहा है, एक तरफ तो है भी राणा प्रताप का पक्ष और दूसरी तरफ है अकबर का पक्ष। अकबर के तरफ से एक होता है हरावल दस्ता। हरावल दस्ते का मतलब होता है सेना का अग्रभाग, यानी फ्रंट एरिया जो होता है। इस हरावल दस्ते का नेतृत्व इन्होंने एक ही आदमी का नाम लिखा है जिसका नाम है जगन्नाथ कछवाए, जबकि दोस्तों मानसिंह कछवाए भी था। इधर भी हरावल जो था, एक होता है चंडावल, पीछे वाला भाग चंडावल। इसका जो हरावल था, इस हरावल में हाकिम खां सूर थे। हाकिम खां सूर यहां युद्ध लड़ रहे थे। अब मुगलों का टारगेट क्या, राणा प्रताप को जिंदा पकड़ना। इनका टारगेट क्या है, राजपूतों का मुगलों को हराना। असल में दोनों अपने टारगेट पूरे ही नहीं कर पाए हैं। दिक्कत तो सबसे बड़ी ये रह गई, दोनों में नेतृत्व करता अलग अलग बहुत नाम है, लेकिन एनसीईआरटी इतना ही बता रही है आपको। अब हुआ क्या, जैसे ही राणा प्रताप ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया, युद्ध भूमि में इन्होंने आते अड़ते बढ़ते काम खतरनाक कर दिया। सीधा मान सिंह पे जाकर सीधा भाले से वार करने का प्रण किया। जैसे ही देखा कि राणा प्रताप संकट से घिरे हुए हैं, तो इनके पास सीधा सादड़ी का भागा आया, इनका वफादार, इनका पक्का चेला झालाबिंदा सीधा आया। बोला साहब निकलो आप तो। बार चेतक भी घायल हो चुका था, चेतक की पैर कट चुका था। झालाबिंदा ने युद्ध के दौरान शाही छत्र धारण किया। ये क्या होता है, युद्ध भूमि में राजा की, आजकल तो सोशल मीडिया है, आपको पता है राजस्थान का नेता कौन, राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है, उठ 4 बाल ऊपर दिख जाते हैं अपने को, फोटो देख लेते हैं, प्रधानमंत्री कौन है, मोदी जी पता है। लेकिन पहले राजा की पहचान एक शाही पहचान से होती थी भी, सब इंसान सबकी मूंछ होती थी, सबके लंबे बाल होते थे, यही था। तो राजा की पहचान एक छत्र से होती थी। झालाबिंदा दिखने में भी हट्टा खट्टा था। बोले राजा जी आप तो निकलो यहाँ से, आपका निकलना जरूरी है और मैं यहाँ छत्र धारण करता हूँ। तो झालाबिंदा ने शाही छत्र धारण कर लिया और इसको यहाँ पर सैनिकों ने मिलकर मार दिया था। बोले यार कौन पकड़ के लेके जाएगा, ऐसे सल्टा देगा, चीप देते। राणा प्रताप समझ के झालाबिंदा को मार दिया था। झालाबिंदा वीरगति को प्राप्त हो गए थे। ये मोटी मोटी इसके अंदर बात मिलती है, यानी शाही छत्र धारण किया या मुकुट धारण किया। एनसीईआरटी में लिखकर मुकुट धारण किया था, या राणा प्रताप जी को युद्ध भूमि से बाहर भेज दिया था। समझ में आ गई बात। अकबर का उद्देश्य पूरा नहीं उसका, न राजपूतों का उद्देश्य पूरा है उसका। हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने पहाड़ों में रहते रहते नई प्रकार की योजना बनाई और अपना संघर्ष जो है जारी रखा और हार न मानी। अब ये जो युद्ध हो गया, इस युद्ध को अलग अलग व्यक्तियों ने कई अलग अलग नाम दिए हैं। अबुल फजल कहता है कि ये जो युद्ध हुआ है, इसे युद्ध को कहा जाएगा खमनोर का युद्ध।
इस युद्ध को कहा जाएगा, यह तो खमनोर गांव में हुआ है इसलिए इसे खमनोर का युद्ध कहा जाएगा। एक इतिहासकार और आंखों देखा वर्णन कर रहा था बंदायूनी, बोला साहब राणा प्रताप इधर से निकल गया था सामने उन पहाड़ियों गोगुंदावाली में से, और ये गोगुंदा तक हम फैले हुए थे, तो इस युद्ध को हम कहेंगे गोगुंदा का युद्ध। कई बार ये होता है कि युद्ध भूमि में 30 किलोमीटर में सेना फैली हुई थी, जहां अबुल फजल खड़ा था वो कमनौर की भूमि होगी। ये घोड़े पे घूमता घूमता ये गोगुंदा वाली पहाड़ी के पास लग गया हुआ था, इसने कहा कि हाँ मैं हूं गोगुंदा के पास, तो इसने गोगुंदा का युद्ध कह दिया। कर्नल जो ऐसे और भी बहुत सारे आए हैं लेकिन उनका जिक्र नहीं है। कर्नल जेम्स टोड ने इसके बारे में अलग ही बात कही है। कर्नल जेम्स टोड कह रहा है कि भाई ये युद्ध जो है ये तो हल्दी घाटी युद्ध है, इससे पहले किसी ने इसको हल्दी घाटी का युद्ध नहीं कहा। हल्दी घाटी युद्ध की का नाम देने वाला आदमी कर्नल जेम्स टोड है। कईयों के दिमाग में चल रहा है सर जी इन्होंने मेवाड़ का थर्मोपोली कही थी ना, वो अलग बात है। देखो हल्दी घाटी को जो हल्दी घाटी कहा जाता है ना, हाँ लोग कुछ भी बोल देते हैं, लोगों का कोई सोर्स नहीं होता जिसे जनश्रुति की वदंती बोल सकते हैं। अक्सर लोग वहां के कहते हैं कि हल्दी घाटी को हल्दी घाटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां की मिट्टी पीली है, जबकि मिट्टी पीली नहीं है, लाल पीली काली 3 प्रकार की मिक्सअप मिट्टी मिलती है वहां, लाल पीली और काली मिक्स टाइप के, पूरी पीली नहीं है। मैंने वीडियो में दिखाया भी है इसमें शुभ यात्रा पे। कहते हैं कि पीली का कारण ये है कि इसमें कहते हैं युद्ध के दौरान, ये जो बात है ना, अजूबा भारत नाम की किताब है, अजूबा भारत नाम की एक किताब है, एनसीईआरटी में इसका उल्लेख मिला है। और इस अजूबा भारत को लिखने वाले हैं महेंद्र भानावत कहते हैं कि इस युद्ध में कुछ नव विवाहित महिलाएं, हल्दी चढ़ी महिलाएं इसमें एंटर कर चुकी थी युद्ध के अंदर, इसलिए इस युद्ध को हल्दी घाटी का युद्ध कहा जाता है। महेंद्र भानावत के अनुसार या अजूबा भारत के अनुसार ये कारण है। ठीक है, तो पुरुष के वेश में यहां पर महिलाएं लड़ने बागा पहन के आ गई थी, पुरुष का वेश बना के। क्योंकि देखो फर्क क्या होता था, सुनो देखो, आदमियों के बाल लंबे लंबे, लुगाइयों के बाल लंबे लंबे। बागा जो युद्ध में केसरिया बागा पहनते हैं, तो बागा पहनने के बाद तो क्या पता चलता है कि नारी है कि पुरुष है। युद्ध के दौरान शाही कवच पहने जाते हैं, वो धातुओं की हुआ करते थे। मुंह के ऊपर कवच पहना जाता है ना, तो आदमी की दाढ़ी मूंछ दिखेगी। तो अब इसमें किसको पता चलेगा कि इसके अंदर लुगाई एक आदमी है, तलवार घुसानी इधर उधर ठोकते रहने, इसके अंदर ये चलेगा। मेन तो बात ये है। अब आगे देखो क्या होता है। 1576 से लेकर 1585 तक अकबर मेवाड़ पर किसी न किसी तरीके से बार बार सेना भेजता रहा। अब किसके नेतृत्व में भेजी? 1576 से लेकर 85 तक अकबर की थीम देखो जरा। अकबर संघर्ष करता रहा, बोला झुकेगा, पर वो नर नाहरिया है, तेरी फूंक निकाल देगा, तू चला जा यहां से, मान जा, तेरा इलाज कर देगा, तू मान जाएगा, फिर तेरा उपचार करते हुए देर नहीं लगेगा। राणा प्रताप, अकबर संघर्ष करता रहा, राणा प्रताप भी स्ट्रगल कर रहे थे। अकबर के चमचे जो आ रहे थे दोस्तों, उन चमचों में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, एक तो था शाहबाज खां, बार बार आ रहा है शहबाज खां। एक तो ये पक्का चला था राणा अकबर का, ये बार बार आ रहा था। एक आ रहा था अब्दुल रहीम खान खाना, एक ये भी बार बार आ रहा है संघर्ष के रूप में। राणा प्रताप को बोला कि क्या पता आदमी झुक जाए, कई बार इंसान की मजबूरी होती है। इन दोनों के नेतृत्व में सेनाएं आई, लेकिन दोस्तों सेना तो आई, जिस लक्ष्य से वो आ रही थी उनका वो लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा था। समझ में आ रही है बात? जिस लक्ष्य से आई वो लक्ष्य पूरा ही नहीं हो रहा था। आई चली गई, युद्ध हो रहा है तो 2 इधर के 4 इधर के मर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक भीषण लड़ाई मैं आपको बताऊंगा 1578 की है। 3 अप्रैल 1578 को भीषण संघर्ष हुआ था। देखो 3 अप्रैल 1578 को होता एक भीषण संघर्ष। क्या हुआ? एक भीषण संघर्ष हुआ। सेना लेकर जो आया है
वही पक्का चमचा। कौन? शहबाज खां। अच्छा भाई आजा। शहबाज खां जैसे ही भीषण सेना लेकर आया, आ तो गया। अब आने के बाद अब भाई एक आदमी किधर किधर हो, ये दोस्तों कुंभलगढ़ पर अधिकार करने में कामयाब हो गया। कुंभलगढ़ पर कब्जा करने में सफल रहा। राणा प्रताप ने कहा, क्यों फालतू मेरे बोरी बिस्तर बिछा रहा है यहां पर? जितनी स्पीड से बिछा रहा है उससे दोगुनी स्पीड से तुम्हें वापस उठाने पड़ेंगे। फालतू में क्यों फंदके कर रहा है? उसको उठा ले, क्यों पंगा ले रहा है? लेकिन इसी बात का जवाब राणा प्रताप ने दे दिया 1582 में। 1582 में दोस्तों दिवेर नामक स्थान है राजसमंद में, और दिवेर की चौकी बड़ी प्रसिद्ध हुआ करती थी। यानी यहां पर राणा प्रताप अकबर की पुलिस लगती थी, यहां पुलिस चौकी थी। अब इस दिवेर चौकी पे युद्ध हुआ, से दिवेरी बोलते हैं। राणा प्रताप ने अपने पुत्र को वीरता के किस्सों से तैयार कर लिया। इनके बेटे का नाम था अमर सिंह। अमर सिंह को रेडी कर लिया, बोला अमरिया तैयार हो जा, बढ़िया एकदम शानदार, और दोनों अपने बाप बेटे मिलके इन दोनों को सुधारेंगे। राणा प्रताप और महाराणा अमर सिंह दोनों मिलकर अब संघर्ष करने वाले हैं। जितने महान राणा प्रताप थे उतने ही महान उनके अमर सिंह बेटे थे। लेकिन परिस्थिति दोस्तों कुछ भी करवा सकती है, मैं आपको बता दूं। अब क्या होता है, पिता और पुत्र दोनों ने मिलकर दिवेर चौकी पर क्या कर दिया? आक्रमण करते ही इस बार वीरता पहले बेटा दिखाएगा। पहले दोस्तों वीरता बेटा दिखाएगा। आपने सुल्तान खान का एक नाम सुना होगा, उसको सुल्तान शेरीमा सुल्तान खान बोलते हैं। देखो सूबेदार था वैसे ये शेरीमा याद रखना है, शेरीमा सुल्तान खान नाम था, और ये अकबर का एक सूबेदार भी था। अब प्यारे दोस्तों अमर सिंह के अंदर इतना गुस्सा था, इतना भयंकर गुस्सा था। सूबेदार शेरीमा सुल्तान खान पे का इतना खतरनाक वार किया कि साहब इतना खतरनाक बाला मारा अमर सिंह ने। वो बाला ऐसा मारा कि सुल्तान खान के अंदर से पार होता हुआ जहां गिरा वो जमीन में और घुसा दिया। आज भी वो जगह बताई जाती है जहां पर अमर सिंह ने इस तरह से वार किया था, भयंकर वाला। अब भाई ये मेवाड़ी सेना की पहली अकबर के प्रति एक सफलता थी, और इसी के कारण, हालांकि वो बहलोल खान कहानियां कही है पर एनसीईआरटी में नहीं दे रखी, तो मैं कैसे उसके बारे में बताऊं भाई। एनसीईआरटी में इसके बारे में ज्यादा दे नहीं रखा है, तो मैं अभी ज्यादा गा नहीं सकता। बहुत बड़ी कहानियां हैं। और सफलता के कारण मेवाड़ी सेना की सफलता की इस सफलता के कारण इसे एक उपाधि और मिल जाती है, और इसको बोला जाता है, इस युद्ध को दिवेर युद्ध को नाम दे दिया जाता है क्या? मेवाड़ का मैराथन। अभी तो शुरू हुआ है, चलेगा लंबा, इसलिए मेवाड़ का मैराथन बोलते हैं। जबकि मैराथन एक घाटी भी आपको बता दूं, मैं घाटी के हिसाब से कंपैरिजन करके यहां पर इसका नाम ये रखा हुआ है। अब अकबर भी परेशान, राणा प्रताप तो बोले अपने को जिंदगी में संघर्ष तो करना ही है, हम तो करते ही आ रहे हैं, रुकेंगे थोड़ी। अब स्थिति थोड़ा सा मोड़ अलग लेती है। 1585 के बाद अकबर चला गया लाहौर। अकबर कहां चला गया? अकबर लाहौर चला गया। अब जैसे ही अकबर लाहौर चला जाता है, मेवाड़ की तरफ ध्यान, अरे वो परेशान होके गया था, बोले छोड़ रहे बड़बा दे रहे, हाथ नहीं आने वाला ये आदमी अपने को, ऐसे थोड़ी हाथ आता है, कैसे झुकेगा भाई, झुकने वाला नहीं है। 1585 से लेकर 1597 वर्ष का संघर्ष, अब राणा प्रताप का एक अलग टाइम आ जाता है। अब ये राणा प्रताप का वो टाइम था दोस्तों जिसमें राणा प्रताप को सारा जो चले गया सारा वापस लाना है।
अब दो फोर्ट्स के नाम आते हैं, जिनमें एक तो है दोस्तों मांडलगढ़ जो भीलवाड़ा के अंदर है, एक तो मांडलगढ़ का किला, और दूसरा मैं आपको बता दूं चित्तौड़ किला, चित्तौड़ दुर्ग। इनको छोड़ पूरा मेवाड़ प्राप्त कर लिया, पूरा मेवाड़ प्राप्त कर लिया। इसलिए दोस्तों राणा प्रताप की वीरता के किस्से गाए जाते हैं, इसलिए राणा प्रताप को सैल्यूट किया जाता है। वरना राणा प्रताप ने कोई तरह का निर्माण थोड़ी करवाया, राणा प्रताप ने ये साहस किसी में नहीं था कि मेवाड़ का सारी संपत्ति चली जाए और फिर भी सारा वापस प्राप्त करने की हिम्मत रखें। दोस्तों ये अपने आप में एक अद्भुत बात थी। इसी कार्यकाल में राणा प्रताप ने अपनी राजधानी जिसे चुना वो जगह है चावंड। चावंड इनकी अंतिम राजधानी। चावंड वर्तमान में उदयपुर के अंदर पड़ता है। यही दोस्तों हुआ आगे चलते चलते 19 जनवरी 1597 को सुबह सुबह के धनुष ठीक करते हुए राणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। राणा प्रताप की दोस्तों इसमें मृत्यु हो जाती है। राणा प्रताप के प्राण निकल जाते हैं और वो हिंदुआ सूरज शांत हो जाता है। प्रचंडा पे धनुष पे प्रचंडा चढ़ा रहे थे, ऐसे बताया जाता है। उस दौरान ये घटना घट गई थी, हो जाती है घटनाएं। वो दिन लिखा था कि ऐसा होना है। इसी चावंड के पास आपको बताना चाहता हूं, चावंड के पास एक गांव है जिसका नाम है बारडोली, उदयपुर में। इस बारडोली में ही राणा प्रताप का दाह संस्कार हुआ। नियमानुसार जहां पर दाह संस्कार हुआ वहीं पर उनकी बनाई हुई है छतरी। यही इनका दाह संस्कार हुआ, यहीं पर ही इनकी राणा प्रताप की छतरी बनी हुई है। दोस्तों इनके बारे में कर्नल जेम्स टोड ने बहुत ही शानदार बात कही है कि जिस प्रकार आल्पस पर्वत अपने आप में मजबूत है, आल्पस पर्वत अपनी वीरता की गाथा गाता है, वैसी दोस्तों अरावली पर्वत की एक एक घाटी, एक एक चोटी राणा प्रताप की वीरता से परिचित है। यानी क्या अरावली की ऐसी कोई वादी नहीं है जहां राणा प्रताप ने संघर्ष न किया हो। हर जगह पर राणा प्रताप की उज्ज्वलता, कीर्ति, पराक्रमता, इनकी सभी वीर गाथाएं गाई जाती है। और इस प्रकार से अंततः हल्दीघाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली और दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहते हुए कर्नल जेम्स टोड ने ये पूरी बातें अपनी यहाँ समाप्त होती है। राणा प्रताप की ये प्रमुख बातें जो एनसीईआरटी आपको कहती है वो बातें हमने दोस्तों पूरी कर दी है। फिर मिलेंगे नई क्लास में अमर सिंह के साथ, नए होश और जोश के साथ। जय हिंद, जय भारत,